बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम जगह। चलिए भाई, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अभी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, स्थिर विद्युत के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो आर्टिकल है इसके अंदर हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, देखते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो आज का फटाफट पेन कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए विद्युत क्षेत्र। कक्षा 12वीं का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होगा। इसके पहले मैंने विद्युत बल के बारे में आपको बता दिया है ना। और बल के अबाउट हमने कूलाम का नियम भी चर्चा में कर लिया और आवेश के गुणधर्म के बारे में भी यहाँ बेसिकली बात कर ली। तो आज का जो आर्टिकल है वो क्या है, बहुत खास होने वाला है, विद्युत क्षेत्र। ये वैसे 11th 12th में, अगर मैं 12th की बात करूँ तो 12th बोर्ड के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है, वैसे कॉम्पिटिटिव के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस विद्युत क्षेत्र के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है ना। काफ़ी सिंपल टाइप के होते हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले इसको समझाने के पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आवेश है, कोई क्या है, क्यू आवेश है। ये क्या करता है, अपने तरफ एक तरह से बल रेखाएं बनाता है, एक अपने तरफ से क्या बनाता है, क्षेत्र बनाता है। क्षेत्र किस टाइप का, इससे कुछ रेखाएं ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे लंबवत क्या होती है, रेखाएं बाहर निकलती है। ठीक है ना। इस टाइप से ये क्या बोला मैंने इनको, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है ना। ये जो चालक है, चालक से कैसी है, लंबवत बाहर निकलती है। ठीक है। इस वाले आवेश को हम बोलते हैं क्या, स्रोत आवेश। क्या बोलेंगे, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश। अब एक हमारे पास हमने पहले बात कर ली क्या होता है, एक एकांक आवेश होता है या एकांक धनावेश होता है। ठीक है ना। तो उसे मैंने बोल दिया क्या, क्यू नॉट। क्या बोला, क्यू नॉट। इसे हम बोलते हैं एकांक आवेश। क्या बोलते हैं भाई, एकांक आवेश या एकांक धनात्मक आवेश। ठीक है ना। इसका परिणाम कितना होता है, 1 होता है। बहुत छोटा मानते हैं, एकांक आवेश मानते हैं ना। अब अगर मैं इस एकांक आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, इसको यहाँ से इसके अंदर लाने की कोशिश करता हूँ। अब पहली बात तो क्या है कि ये भी धन आवेश है और ये भी कैसा है, धन आवेश है। कैसा है, धन आवेश है। तो धन और धन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो इस स्रोत आवेश के अंदर उस चार्ज को मैं लेके आऊँगा तो मुझे बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई इसको उठा के इसके अंदर लेके आ रहा हूँ तो पहली बात तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर रिपल्सिव का फोर्स लगाएगा, अंदर आने नहीं देगा। लेकिन अंदर अगर मैं लेना उसको अंदर लेके आता हूँ तो मुझे बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जितने अमाउंट का फोर्स हम ये अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है, किसके द्वारा, इस स्रोत आवेश के द्वारा, वो कहलाता है हमारे पास क्या, विद्युत क्षेत्र। मतलब किसी भी स्रोत आवेश के द्वारा एकांक आवेश पर जितना बल लगता है या एकांक आवेश जितना बल अपने ऊपर अनुभव करता है वो कहलाता है उसका क्या, विद्युत क्षेत्र। तो नॉर्मली इसके हिसाब से मैं लिखना चाहूँ अगर बाय फॉर्मूला तो लिख सकता हूँ E = विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, याद रखना भी है ना। E = कितना होगा, F/Q0। F/Q0 मतलब एकांक आवेश अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। और ये बात क्लियर हो गई कि अगर इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो ये स्रोत आवेश क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ये जो विद्युत क्षेत्र निकला वो किसका निकल रहा है, इसका निकल रहा है। ठीक है ना। तो E बराबर कितना हो गया, F/Q0। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से फॉर्मूले के हिसाब से मात्रक क्या आ जाएगा हमारे पास, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है ना। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन/कूलाम। और इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा भाई, इससे विमीय सूत्र बना लीजिए, विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र कितना होता है, mL/2 और T। इसको ऊपर ले जाइए तो mL/3 और A/-1। तो ये क्या आ गया, इसका विमीय सूत्र। ठीक है ना। तो बेसिकली बात किसकी हो गई, विद्युत क्षेत्र के बारे में। चलिए अब हम आते हैं हमारी PDF के ऊपर, उसमें क्या खास बात दे रखी है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, एक धनावेश या ऋणावेश, या तो धनावेश हो जाए या फिर ऋणावेश हो जाए, अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, एक बात यहाँ से क्लियर रखना कि धनावेश जो था तो इससे बल रेखाएं कैसी हो जाएगी, आगे मैं आपको बताऊंगा विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो ऐसी जो रेखाएं हैं ये लंबवत क्या होती है, इससे बाहर निकलेगी। और अगर इसी की जगह क्या आ जाए, ऋणावेश आ जाए, क्या आ जाए भाई, ऋणावेश आ जाए, तो ऋणावेश में क्या हो जाएगी, सारी बल रेखाएं लंबवत क्या आएगी, अंदर आएगी। इस चालक के कहाँ आएगी, अंदर आएगी, है ना। दूसरी बात याद रखना कैसे लंबवत अंदर आएगी, लंबवत, इस तरीके से। ठीक है।
तो चारों ओर उत्पन्न एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये एक क्षेत्र हो गया। अतः किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करता है। आवेशित कण कौन सा वाला? एक एकांक आवेश किसी बल का अगर अनुभव करता है तो उसको क्या कहलाता है? हमारे पास विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वो विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है, इस आवेश से क्या कैसे बल रेखाएं, धनात्मक आवेश है तो बल रेखाएं से बाहर निकल रही है, ठीक है ना। इसने अपने चारों तरफ ऐसा क्षेत्र बना लिया। अब ये जो क्षेत्र होता है ये इसके ऊपर क्या लगा रहा है? कुछ बल लगा रहा है इसके ऊपर। ये क्या है? एकांक आवेश है। तो ये इसके ऊपर जितना बल का अनुभव करता है, ये आवेशित कण अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसको लिखने का सबसे सही तरीका जो है वो ये है, याद रखिएगा। इसको लिखने का सबसे सही तरीका क्या है? ये है। और ये तरीका क्यों है? विद्युत क्षेत्र में किसी बल पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बल का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। E = F/Q0। क्या कहते हैं? E = F/Q0। अब ये जो Q0 है इसका मान कैसा होना चाहिए? जीरो की तरफ अप्रोच करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जीरो की तरफ अप्रोच। अगर ये जीरो को अप्रोच नहीं करता है, जीरो की ओर अग्रसर नहीं होता, तो रियलिटी में दो आवेशों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसके कारण क्या होगा भाई? देखो मैं बताता हूँ। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरे पास अगर ये कोई धन आवेश है, ये एक धन आवेश है और एक मेरे पास क्या है? ये एक एकांक आवेश है Q0, तो ये भी क्या करेगा? इसकी तरफ एक इधर की तरफ बल लगाएगा, है ना। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आएगी तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। तो रिलेटिव में अगर यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड टेंडिंग टू 0 है, मैग्नीट्यूड Q0 टेंडिंग टू क्या है? 0, तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 F/Q0। उस कंडीशन में ये इसका लिखने का सही तरीका है कि जो Q0 होता है वो किसको अप्रोच करे? बहुत छोटी, बहुत मिनिमम वैल्यू हो, और मिनिमम नहीं हो तो उस कंडीशन में दोनों में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये भी इसके ऊपर क्या करेगा? कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से वो भी क्या अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का द राइट तरीका वो क्या? ये है। पर हम फॉर्मूले के टर्म में क्या यूज़ करेंगे? E = F/Q0। क्लियर? तो ये फंडा याद रखिएगा आप, है ना। वहाँ पर उसका वैल्यू किसको अप्रोच करना चाहिए? टेंडिंग टू 0 अप्रोच करना चाहिए, मतलब बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर उसके बारे में लिखा भी है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। यदि जहाँ Q0, ताकि इस आवेश की उपस्थिति आवेश स्रोत Q को प्रभावित ना करे, मतलब ये उसको Q0 को प्रभावित ना करे, Q0 को प्रभावित ना करे मतलब उसके ऊपर किसी तरह का प्रतिकर्षण बल ना लगा पाए, ठीक है। इसके विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन न हो। किसके विद्युत क्षेत्र में? इस Q के, है ना, इस Q के विद्युत क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसकी वजह से? एकांक आवेश के कारण, ठीक है ना। तीव्रता के लिए सही व्यंजक जो होता है वो होता है E = F/Q0। तो ये बात याद रखिएगा, लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 F/Q0, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। मात्रक मैंने अभी आपको समझा ही दिया। इसका मात्रक क्या होता है? या तो न्यूटन पर कूलाम होता है, दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है, या फिर जूल पर कूलाम मीटर स्क्वायर भी होता है, मीटर होता है, या फिर डाइन पर स्टेट कूलाम भी होता है। ये चारों क्या इसके मात्रक है। विमीय सूत्र मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज़। ये दूसरे जो मात्रक आए, देखिए E बराबर क्या था मेरे पास? F/Q0। F का मात्रक होता है न्यूटन, Q0 का मात्रक होता है क्या? कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है ना। तो एक मात्रक तो हो गया न्यूटन पर कूलाम हो गया। अब इसके बाद दूसरा मात्रक क्या आया था हमारे पास? और भी इसके मात्रक आए थे। एक क्या आया था हमारे पास? जूल पर कूलाम इंटू मीटर था हमारे पास। क्या था? जूल पर कूलाम इंटू मीटर। एक आया था वोल्ट पर मीटर। ये जो वोल्ट पर मीटर आया इसके बारे में बताता है आगे, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। एक फॉर्मूला आता है हमारे पास E = dV/dx। यहाँ पर जो V है उसे क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V को क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। तो विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो वोल्ट पर मीटर भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसका एक और मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, ये जो लिखा ना न्यूटन पर कूलाम है, इसमें क्या कर दूँ? मीटर का मल्टीप्लाई कर दूँ और मीटर का डिवाइड कर दूँ। तो न्यूटन इंटू मीटर आपको पता ही होगा क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर कार्य होता है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो यहाँ से इसका एक और मात्रक क्या बन जाएगा? जूल/कूलाम इंटू मीटर, ठीक है ना। और CGS अगर मात्रक बात करूँ, ये कैसा सिस्टम है इसका? SI मात्रक है। ये भी क्या है? SI है। और ये भी क्या है? SI है। बट अगर इसके CGS मात्रक की बात करें हम, तो CGS मात्रक क्या हो गया? न्यूटन को मेज़र करते हैं हम किस में? डायन में। तो ये हो गया डाइन।
और आवेश का क्या होता है? स्टेट कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? CGS, स्थिर कूलाम, है ना। तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा भाई? स्टेट, डाइन पर स्टेट कूलाम हो जाएगा। क्लियर? और इसका विमीय सूत्र के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। विमीय सूत्र कितना होता है? दैट इज MLT - 3A - 1। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो स्थिर, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र, ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख लीजिए, है ना। ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है ना। और इसकी जो दिशा, सदिश राशि है तो इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी? धनावेश से ऋणावेश की होगी। किधर होगी? धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो इसमें लिखना दिशा, अगर सदिश राशि है तो दिशा होगी धनावेश से ऋणावेश की ओर, ऋणावेश की। और याद रखना विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। क्लियर है? तो बेसिक बातें हो गई किसके बारे में? हमारे पास विद्युत क्षेत्र के बारे में। चलिए और भी इसमें कुछ चीज़ें दे रखी है। चलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। पॉइंट याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र ये एक सदिश राशि है, याद रखना। और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेश से दूर की ओर और ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है। विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र में संबंध तो हमने अभी बात करी थी, E = F/Q0। तो देखिए अगर धनावेश है, अगर क्या है? धनावेश है, तो जो धनावेश के कारण विद्युत बल की दिशा होगी वही किसकी होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। लेकिन अगर ऋण आवेश है तो बल की दिशा के विपरीत दिशा में क्या होगा? हमारे पास विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है ना। याद रखना, यहाँ पर लिखा भी है पॉइंट, यदि आवेश धनात्मक है, आवेश क्या है? धनात्मक है, तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। मतलब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और विद्युत बल F भी इधर ही है। लेकिन यदि ऋणात्मक आवेश आता है तो बल की दिशा के विपरीत विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब अगर बल इधर लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र किधर लगेगा? इधर लगेगा, ठीक है ना। याद रखना, ऋण आवेश के केस में बल और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन धनावेश के केस में बल और विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, ठीक है ना। जो दिशा धनावेश विद्युत बल की होगी वही किसकी होगी? विद्युत क्षेत्र की होगी, ठीक है ना। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण। विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण में वही चीज़ आएगी जो मैंने आपको पहले समझाई थी, किसमें? विद्युत बल में, ठीक है ना। विद्युत बल में भी आपको मैंने समझाया था उसका अध्यारोपण का सिद्धांत, कि भाई क्या हो गया? हमारे पास बहुत सारे आवेश है यहाँ पर, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड यहाँ पर लेके हमने Q0, ठीक है ना। तो इस Q0 के कारण जितने भी यहाँ पर विद्युत बल लगे तो उन सारे विद्युत बल नहीं, विद्युत क्षेत्र, तो उन सबका क्या होगा? एल्जेब्रिक सम, है ना। ये से मिला देता हूँ मैं इसको इस टाइप से, तो कितना हो जाएगा? E1 + E2 + E3, E1 E2 + E3 + E4 सो ऑन, ऐसा आगे तक चलता जाएगा। इन सबको क्या करेंगे? सदिश रूप में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और सदिश रूप में जोड़ने के बाद इनका जो आंसर आएगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो जैसे मैंने पहले बात करी थी कि भाई सदिश का जो बल आता है, जो विद्युत बल आता है, उस विद्युत बल में भी अध्यारोपण का सिद्धांत हम लगाते हैं कि एक आवेश को क्या हो रहा है? बहुत सारे आवेशों ने घेर रखा है, तो उस एक अकेले आवेश की तरफ के ऊपर जो दूसरे आवेश से वो जितना अमाउंट ऑफ बल लगा रहे हैं उन सबका सदिश बीजगणितीय योग कर दिया। वैसे यहाँ पर ये जितने भी स्रोत आवेश है वो स्रोत आवेश क्या कर रहे हैं? इन स्रोत आवेशों के कारण यहाँ पर Q0 के ऊपर एक बल लग रहा है, तो उसके कारण जितना भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है उन विद्युत क्षेत्र को क्या करते हैं? सदिश बीजगणितीय योग में हम जोड़ देंगे, तो क्या कहलाएगा? उसका हमारे पास विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा, ठीक है ना। तो उनको सदिश रूप में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है, कई आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर, है ना, परिणामी विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के तुल्य होता है। मतलब ये अभी मैंने लिख के बताया आपको, बहुत सारे आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। E1 E2 E3। अब सतत आवेश एवं एक समान आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो बड़ा काम का चीज़ है, बड़े काम की चीज़ कैसे कि जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा, किसी रॉड की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र आता है, किसी चालक की वजह से कितना होगा, किसी गोलीय चालक की वजह से कितना आएगा, किसी छड़ की वजह से कितना आएगा विद्युत क्षेत्र। तो अगर वो हमें निकालना है तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है? E =
डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डी ई आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हम बात करेंगे ई इक्वल टू डी कैसे आएगा। अभी आप याद रखिएगा, है ना। अभी क्या रखना है आपको, ई इक्वल टू डी इंटू ई याद रखना है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर एक समान आवेश का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई छड़ आ जाए, इस छड़ के ऊपर धनात्मक आवेश वितरित ऐसे, इसके कारण इसके अक्ष पर यहाँ पर निकाला जाए विद्युत क्षेत्र, ये पूछ लें। या फिर क्या हो जाए कि भाई एक डिस्क आ जाए, क्या आ जाए, एक डिस्क आ जाए, है ना, डिस्क आ जाए। या फिर कोई क्या आ जाए, स्फेयर आ जाए, कोई गोला आ जाए, क्या आ जाए, कोई गोला आ जाए। उस गोले में क्या हो जाए, पूरा धनात्मक आवेश यहाँ पर वितरित है और यहाँ पर डिस्क में भी कोई आवेश वितरित है। वैसे यहाँ पर जो आवेश होगा वो पूरी तरह से कहाँ जाएगा, उसकी सतह पर आ जाएगा। आवेश कहाँ जाएगा, सतह पर हो जाएगा। तो एक समान जो यूनिफॉर्म या सम्मित जो शेप वाले हो, सम्मित रूप से जो वितरित है, उसके कारण अगर निकालना हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ई सदिश इक्वल टू डी। मतलब उसके एक छोटे से पार्ट को लेंगे और छोटे से पार्ट में क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, एक सीमा लगा देंगे कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक की हमें सीमा लगा देंगे। तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र को हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये आगे मैं डिस्क्राइब करूँगा आपको। और चलिए नेक्स्ट हेडिंग आती है विद्युत बल। कक्षा 10वीं में आप ये पढ़ के आएंगे, विद्युत विभव। नेक्स्ट आर्टिकल क्या हमारे पास, विद्युत विभव। कक्षा 10वीं में आप ये पढ़ के आए तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली होता है क्या, इसको हम समझते हैं वापस से बोर्ड के ऊपर। देखिए विद्युत विभव के बारे में बात करूं तो कहानी में वही है, विद्युत विभव कि हमारे पास एक कोई आवेश है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश है। इस स्रोत आवेश ने क्या करा, अपने चारों तरफ एक तरह सा विद्युत क्षेत्र बना रखा है, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं हम, अनंत से कोई एक आवेश लिया, एकांक आवेश क्यू नॉट, ये कहाँ पर स्थित है, अनंत पर। इसको अनंत से यहाँ तक लाने में, अनंत से यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, कहाँ से भाई, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, उसका विद्युत विभव कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव। कि किसी भी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू अनंत, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए v a टू इन्फाइनाइट, ठीक है ना, उल्टा लिखेंगे यहाँ पर, और w इन्फाइनाइट टू a, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, q नॉट, ठीक है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे वी ए माइनस, ये बिंदु मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और किसको लेकर आ रहे हैं हम, एकांक आवेश को। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूँ तो इसका मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट, क्या हो जाएगा, वोल्ट। या फिर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से क्या बन जाएगा हमारे पास, जूल बटा कूलाम। इस फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, इसका मात्रक जूल बटा कूलाम। अब हमें पता है कि भाई ये जो वर्क डन है, किया गया कार्य, ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, और आवेश भी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो जो विद्युत विभव आएगा वो कैसा आएगा, एक अदिश आएगा। कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, याद रखना ना, विद्युत विभव कैसा है, एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट, इसके विमेय सूत्र की बात करें तो कार्य का विमेय सूत्र कितना होता है, कार्य का होता है mL/T-2, और आवेश का कितना होता है, A/T। तो इसका फाइनली विमेय सूत्र कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा mL/T⁻³ और A⁻⁻1। तो ये विमेय सूत्र किसका हो जाएगा मेरे पास, विभव का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, विद्युत विभव का हो जाएगा। और ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो बेसिक पॉइंट याद रखना। अच्छा, पोटेंशियल को मेजर करने की जो इंस्ट्रूमेंट है, विभव को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको हम बोलते हैं क्या, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। वोल्टेज मापने, ये किसी भी प्रतिरोध के ऊपर कितना वोल्टेज जा रहा है या किसी वायर में कितना विभव जा रहा है उसको मापने का है ना, वोल्टेज मापने का उपकरण क्या कहलाता है हमारे पास, वोल्ट मीटर, है ना। जैसे करंट को मापने का उपकरण क्या कहलाता है, मीटर, वैसे वोल्टेज को मापने का उपकरण क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर। वैसे और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, विभव मापी आता है, ठीक है ना, तो उसके द्वारा भी हम मेज़र करेंगे। पर अभी याद रखना है कि वोल्टेज को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर आता है, ठीक है। जनरली मल्टीमीटर के द्वारा भी हम मेज़र कर सकते हैं,
चलिए, तो ये बेसिक बातें हो गई किसके बारे में, विद्युत विभव के बारे में। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। तो देखिए डेफिनेशन तो उसने वही चीज़ लिखी है यहाँ पर, क्या कि अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है भाई, शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। याद रखना, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसे v से व्यक्त करते हैं और v बराबर कितना हो जाएगा, W/Q0। तो अभी बेसिकली मैं आपको बता दिया कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वो क्या कहलाता है, मेरे पास विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, मात्रक या विभव की हम चर्चा कर लें। मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम हो जाएगा या फिर क्या हो जाए उसका वोल्ट हो जाए। तो ये दोनों कैसे मात्रक हैं उसके, एसआई मात्रक है। कैसे हैं, एसआई मात्रक है। और अगर मैं सीजीएस की बात करूँ, सीजीएस मात्रक, तो ये कितना हो जाएगा, जूल का मात्रक होता है कितना, अर्ग, कितना होता है अर्ग, और कूलाम का कितना होता है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, है ना। तो याद रखना अर्ग पर स्टेट कूलाम, ये क्या हो जाएगा इसका एक तरह से जूल अर्ग बटा स्टेट कूलाम, ये हो जाएगा इसका सीजीएस मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे लिखा है सीजीएस मात्रक, स्टेट वोल्ट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, या अर्ग बटा स्टेट कूलाम भी लिख सकते हैं। तो एक तो इसका ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टेट वोल्ट होती है इसकी, और 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1/300 स्टेट। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट कितना होता है, 1/300 स्टेट, ठीक है ना, स्टेट वोल्ट होता है। विमेय सूत्र की चर्चा हमने भी कर ली। अब विद्युत विभव के प्रकार की बात करते हैं। ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होगा और एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। धनात्मक जो विभव आएगा वो किसकी वजह से, धनावेश की वजह से आएगा, और ऋणात्मक जो विभव आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ऋणावेश की वजह से यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर धनात्मक विभव धनावेश की वजह से और ऋणात्मक विभव ऋणावेश की वजह से आता है। चलिए जी, आवेश की प्रकृति के आधार पर, है ना, प्रकृति के आधार पर एक होता है धनात्मक विभव, ठीक है ना। तो V बराबर फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, W/Q0। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक फॉर्मूला होता है KQ/R। क्या होता है KQ/R, कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक आवेश Q है और एक हमारे पास एक Q0 है। इन दोनों के बीच में किया गया जो कार्य आता है, जो W आता है, उसका भी फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। आगे इसका डेरिवेशन में हम देखेंगे कैसा आता है। तो जो W आता है वो आता है Q0 बटे इन दोनों के बीच की दूरी, Q0 बटे R। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q0 बटे R इंटू ये कितना हो गया, Q0। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये Q0 से Q0 कट गया, मतलब एकांक आवेश से एकांक आवेश कट गया। तो एक फार्मूला क्या आ गया अपने पास, KQ बटा R। तो ये भी विद्युत विभव का एक फार्मूला होता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बटे R भी होता है, ठीक है ना। और ये विद्युत विभव होता है, इसको एकांक आवेश से निर्भर नहीं करता, मतलब एकांक आवेश कितने दूर से ला रहे हैं उस पर निर्भर करेगा, लेकिन कितने आवेश को लेकर आ रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एकांक आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलिए जी, ये बात अपनी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं इसमें, और ये हो गया, दे रखा हमें यहाँ पर क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश की वजह से कितना होता है, एक ऋणात्मक आवेश की वजह से आने वाला विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। याद रखिएगा ना। बिंदु आवेशों के कारण विद्युत विभव। अब बिंदु आवेश में देखिए, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2, एक आवेश Q3 और एक आवेश Q4 है। अगर धन है तो धनात्मक आएगा और ऋण है तो ऋणात्मक आएगा। तो इसकी वजह से इस बिंदु के ऊपर यहाँ पर आवेश जो रखा हो, क्या रखा है, Q0 रखा है। क्या रखा है, Q0 रखा है ना। देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे याद रखना एकांक आवेश के कारण, एकांक आवेश के कारण, एकांक आवेश या फिर बिंदु आवेश भी लिख सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ठीक है ना, के कारण विद्युत विभव की अगर बात करूं तो भाई एक आवेश तो मेरे पास क्या था, Q था, यहाँ से कुछ दूरी पर ये क्या है, Q0 है ना। तो यहाँ पर V बराबर कितना होता फॉर्मूला, W बटा Q0। तो यहाँ रखना W कितना होगा मेरे पास, Q0 बटा R। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, V बराबर Q0 बटा R इंटू कितना आ जाएगा, Q0 हो जाएगा। तो ये जो Q0 है, Q0 से Q0 कट गया, तो V का फॉर्मूला कितना आ गया मेरे पास, V इक्वल टू आ गया KQ बटा R आ गया, ठीक
ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, V बराबर KQ/R। अब इसको बहुत सारे आवेशों ने घेर रखा है, जैसे मान लीजिए Q आवेश है किसी बिंदु के ऊपर, एक आवेश यहाँ पर रखा है कितना Q1 R1 की दूरी पर, एक रखा है Q2 R2 की दूरी पर, एक रखा है Q3, ये रखा Q3 R3 की दूरी पर, और एक रखा माइनस का Q4 R4 की दूरी पर, जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर दे रखा है। तो यहाँ से अगर कुल विभव लिखना है तो V बराबर कितना हो जाएगा KQ1/R1, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एकांक आवेश नहीं आ रहा है, Q0 नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो आवेश है ना, ये वाले आवेश को मैं यहाँ पर कंसीडर नहीं करूँगा, इससे इस विभव को कोई लेना देना नहीं, किससे, इस विभव से ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा V = KQ/R1, ठीक है ना, प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3। और देखिए यहाँ पर ये आवेश कैसा दे रखा है, ऋण आवेश दे रखा है। कैसा आवेश यहाँ पर ये मेरे पास, ये ऋण आवेश है, तो इसकी वजह से विभव कितना आएगा, वो ऋणात्मक विभव आएगा। कितना आएगा जी, ऋणात्मक विभव। तो ये लिखा KQ4/R4। तो ऐसे बहुत सारे अगर आवेशेस रखे तो याद रखना है कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, उन सबकी वजह से कुल विभव ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक का जो पॉइंट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगर धनात्मक है तो धनात्मक विभव आ जाएगा, और ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक विभव यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या दे रखा है, तो ये विद्युत विभव के बारे में चर्चा कर ली। अब यहाँ पर इसके ग्राफ आएंगे, है ना। ये इसने लिख रखा है, इसको समेशन के फॉर्म में याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे अगर आवेश है, जो कितने बहुत सारे आवेश हो, तो यहाँ पर उसने क्या लगा दिया, समेशन, सबको जोड़ देंगे, है ना। जो भी चिन्ह होगा आवेश का, धन हो या ऋण हो, धन होगा तो धन लगा देंगे, ऋण होगा तो ऋण लगा देंगे। गॉट इट। सतत आवेश का वितरण अगर आ जाए, सतत आवेश के ऊपर तो मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे। अभी याद रखना कि सतत आवेश वितरण अगर दे रखा हो तो V बराबर कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dV, मतलब एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा और उसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, मतलब एक तरह से समाकलन कर दूंगा, और समाकलन करके जो भी सतत आवेश वितरण है वो मैं उसमें निकाल लूंगा, उसका विद्युत विभव कितना आएगा, ठीक है ना। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलिए याद रखना, विद्युत विभव का ग्राफीय निरूपण। अब ग्राफीय निरूपण ये बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। तो देखिए पहली चीज़ क्या दे रखी है, अगर दोनों धनात्मक और ऋणावेश हो, एक धनावेश हो और एक क्या हो, ऋणावेश हो, ठीक है ना। अब धन से ऋण की तरफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो, धन से ऋण की तरफ क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो अगर एक धन दे रखा और एक ऋण क्षेत्र दे रखा, तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं कैसी बनती है, थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं कि एक हमारे पास धन आवेश है और एक हमारे पास क्या है, ऋण आवेश है ना। एक धन आवेश और एक क्या है, ऋण आवेश है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, धन से ऋण की तरफ ऐसी बल रेखा यहाँ पर जाएगी, ठीक है ना। उसकी वजह से जो क्षेत्र बनेगा कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, और बल रेखाएं ऐसी बाहर भी निकल जाएगी, है ना। याद रखिएगा यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से उसके आसपास क्या बनेगा, ऐसा क्षेत्र बनेगा ना, ये ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। अब अगर हमारे पास दोनों धन आ गए, यहाँ पर भी ऐसा बना लीजिए, इस पर क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं ऐसे आती नजर आएगी। अगर दोनों कैसे दे रखें, एक धन और एक ऋण है, तो इस केस में जो V होता है, V बराबर कितना होता है, फॉर्मूला मेरे पास KQ/R। क्या होता है, V बराबर KQ/R। तो V और X के बीच में या V और R के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। अभी आगे बात करूंगा मैं। और अगर दोनों क्या आ गए, मेरे पास धन आ गए, दोनों क्या आ गए, धन आ गए, मतलब ये भी धन आवेश हो गया और ये भी धन आवेश हो गया, ठीक है ना, ये भी धन आवेश हो गया। अब यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली भाई धन से ऋण की तरफ नहीं जाएगी, बल रेखाएं क्या होगी, यहाँ से निकलेगी ज़रूर, यहाँ से ऐसे 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 लंबवत निकल जाएगी, है ना, ऐसे, और ऐसे कैसे यहाँ पर ही बनेगी ऐसे लंबवत, पर ये कभी भी इसको टच नहीं कर पाएगी, है ना। ये ऐसे 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 बल रेखाएं क्या होगी, यहाँ से बाहर निकलेगी इस तरीके से ना, विद्युत बल रेखा ऐसे, और यहाँ पर भी विद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर निकलते हुई नजर आएगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, धन आवेश है भाई, दोनों कैसे आवेश है, धनात्मक आवेश है ना, तो उसकी वजह से ऐसी बल रेखाएं यहाँ पर बाहर निकलते हुए नजर आएगी। पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, है ना। दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो ये धन की वजह से और वो कैसा, ये धन ऋण की वजह से और ये दोनों धन की वजह से, ठीक है।
तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, बेसिकली अगर धन और ऋण आ गया तो उस कंडीशन में विद्युत विभव का और x के साथ जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक ग्राफ तो ये बनेगा v और x के बीच में, ये लाइन के नीचे आ गया है, इसको जनरल लाइन के ऊपर हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो v और x के बीच में ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, और यहाँ कैसा बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा ना, इस टाइप से v टाइप से पूरा ग्राफ आपका बन जाएगा, ठीक है। विभवांतर की बात करते हैं, विभवांतर में वही होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का क्या होता है, अंतर होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का अंतर। मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा अगर बात करें तो किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु ए से बी तक, कहाँ से ए से बी तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, भाई अनंत पर तो विभव कितना होता है, शून्य होता है, तो ए से बी तक लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है वो क्या कहलाता है, मेरे पास विद्युत विभव कहलाता है, या सॉरी विद्युत विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का मतलब समझ में आ रहा है, विभव प्लस अंतर, तो विभवांतर मतलब दो बिंदुओं के बीच का अंतर, क्लियर है। तो यहाँ पर ये इस क्लास का लास्ट टॉपिक है अपना आज का, तो विभवांतर हेडिंग डाल लीजिए, है ना। देखिए क्या डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर, परिभाषा की बात करें, विभवांतर तो विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं ए और बी, है ना। भाई अभी क्या कर रहे हैं, अनंत से ए बिंदु तक ला रहे थे, लेकिन हम विद्युत क्षेत्र के अंदर ए से बी तक जा रहा हूँ, मैं ए से कहाँ जा रहा हूँ, बी तक जा रहा हूँ। ये एक मेरे पास स्रोत आवेश था, है ना, इसने ऐसा विद्युत क्षेत्र बना रखा अपने तरफ, ऐसा क्या बना रखा, विद्युत क्षेत्र बना रखा है इस तरीके से, ठीक है ना। और ये क्या था मेरे पास, एकांक आवेश, जो कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है। तो अगर मैं इसको अनंत से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना, अनंत से लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ लाया और यहाँ से यहाँ लेके आया, मतलब ये बिंदु ए से कहाँ लेके आ रहा हूँ, बी पर लेके आ रहा हूँ, ए से कहाँ लेके आ रहा हूँ, बी पर लेके आ रहा हूँ। तो कैसे लिखूँगा, वी बी माइनस वी ए, दो बिंदुओं के बीच का अंतर, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू बी, ए से बी की तरफ ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वी डब्ल्यू ए टू बी अपॉन में क्यू नॉट। तो ये दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, मेरे पास विभवांतर कहलाएगा, कि ए से बी तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, मेरे पास विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो आज के इस आर्टिकल में इतना ही। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, ये जो पार्ट है इसका यूनिट क्या हो जाएगा मेरे पास, वही वोल्ट, यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। जो विद्युत विभव के बारे में बात कर रखी है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो विद्युत विभवांतर भी कैसी राशि होगी, एक अदिश राशि होगी। मात्रक क्या होगा, वोल्ट या फिर जूल पर कूलाम, और उसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, ml2 T⁻³ और A⁻1। तो वही कहानी विभवांतर में भी आएगी, बस विभव में अकेला v आता, अनंत पर 0, a पर कुछ विभव आएगा, और यहाँ पर a से b के बीच में, a से b में दो बिंदुओं का अंतर, वो कहलाता है मेरे पास विभवांतर, ठीक है ना। तो इस स्लाइड के अंदर इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद आगे विद्युत आवेशों के वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव। ये जो आर्टिकल है इसके बाद वाला ये काफ़ी खास इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का पूरा आर्टिकल आप एक बार कंप्लीट करिएगा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।